हेलो गाइस, इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फॉरेक्स रिज़र्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व क्या होता है, सिंपली उसका मैं आपको एक छोटा सा मीनिंग बता देता हूँ। एक ध्यान से देखना, 3 वर्ड का बना है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। कौन सा रिज़र्व? जो फॉरेन में एक्सचेंज, यानी कि जो क्या कर होता है वहाँ पे एक्सचेंज, यानी कि इसके बदले हम ये रिज़र्व जो है, ये जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज होता है उस रिज़र्व को बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में नहीं चलता, इंडिया में सिर्फ रुपये चलता है। जब हमने फॉरेन से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो कहने का मतलब, जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी करता है, बट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपोर्ट हमें डॉलर टर्म्स में मिलता है, बट जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में हमें डॉलर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक साइड से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको डॉलर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? डॉलर मिल रहे हैं। अब उसी के हिसाब से आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, ठीक है ना, इंपोर्ट भी कर रहे हो तो क्या है, आपको डॉलर में देना पड़ता है वापस, यानी कि एक साइड से ये आ रहे हैं एक साइड, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में चलता है ये रिज़र्व, ये वाला रिज़र्व। यानी रिज़र्व जो है ये क्या है, ये इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ये किसका पार्ट है? इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है। तो अभी थोड़ा सा आगे हम स्टार्ट करते हैं। बस ये 3 वर्ड, आपने सिर्फ 3 वर्ड का मतलब सुना, फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो फॉरेन में एक्सचेंज किया जाता है रिज़र्व, यानी कि वो रिज़र्व जो फॉरेन में, वो मतलब कि वो करेंसी, वो रिज़र्व की करेंसी जो फॉरेन में एक्सचेंज की जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब मार्केट में, फॉरेन मार्केट। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अच्छा, अब हम बात करेंगे ये फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है क्या एक्चुअली, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में, यानी कि सिंपली हम बोलेंगे कि इसमें कैश भी होता है और अदर देन कैश। अब अदर देन कैश क्या होता है, यानी कि अदर देन कैश क्या होता है? अदर देन कैश, ध्यान से सुनना, एक साइड आप कैश देखो, कैश डॉलर भी हो सकता है, कैश येन भी हो सकता है, युआन भी हो सकता है, पाउंड स्टर्लिंग भी हो सकता है, यानी कि अब है क्या, ये फॉरेन की बात चल रही, तो फॉरेन का ही कैश होगा ना, इंडिया का कैश थोड़ी होगा, फॉरेन का कैश, क्योंकि हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना है ना। तो उसके बाद अदर देन, अब अदर देन क्या हो सकता है? मे बी अदर देन हो सकता है, मे बी ट्रेजरी बिल्स हों यूएस के या किसी और कंट्रीज़ के, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हैं जिनको हम रिजर्व एसेट्स बोलते हैं, रिजर्व एसेट्स, ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं, समझ आए। यानी कि कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास एसेट्स हो सकती हैं। अब क्या होंगी एसेट्स, वो हम अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये फॉरेक्स रिजर्व है, क्वेश्चन आता है ये कौन मेंटेन करता है, कौन इसको लुक आफ्टर करता है, कौन है इसके पीछे। तो अगर हम जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया पे आ जाते हैं सीधे। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल बैंक। कौन? सेंट्रल बैंक, केंद्र का बैंक। तो केंद्र बैंक कौन हो गया हमारे नज़र में भी, आप सभी को पता होगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई ये इसकी देख रेख में सारा ये फॉरेक्स रिजर्व जो है ये इसकी देख रेख में ही रहता है। यही सब कुछ मतलब कि ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी मतलब कि जो भी जो ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी है, मतलब कि ये जो भी मॉनेटरी पॉलिसी यही देखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करें जो भी फॉरेक्स रिजर्व है यही मेंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं इसके फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स। तो पहला फॉरेन करेंसी एसेट। अच्छा, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि पहले भी थोड़े से बड़े वीडियो हो गए थे। फॉरेन करेंसी एसेट, अब देखना, फॉरेन करेंसी सबसे पहला नंबर एसेट आता है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरेन करेंसी एसेट। तो फॉरेन करेंसी एसेट में क्या आएगा पहले नंबर पर? आपके आ जाएगी डॉलर्स आ जाएंगे, ठीक है, डॉलर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद येन आ जाएगा, युआन आ जाएगा, जो भी आपकी इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी जिसमें आप ट्रेड करते हो, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती है, येन, युआन, फिर उसके बाद रेनमिन भी बोलते हैं इसको, युआन को। अब इंटरनेशनल रेनमिन भी ये चाइना की है इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे यूरो की,
फिर उसके बाद हम बात करेंगे पाउंड स्टर्लिंग की, यूके, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो करेंसी मैंने लिखी ना, ये सारी इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि 5 करेंसीज हैं जो क्या है, जो एक्सेप्टेबल है, जो जिनको वेट दिया गया है, ओवरऑल वेट दिया गया है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये इंडिया के पास है। प्लस अब फॉरेन करेंसी एसेट्स के में और क्या है, देखो उसमें आज आपके और एसेट्स क्या आ जाएंगी, और आ जाएंगे आपके पास, इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे ट्रेजरी बिल्स आ जाएंगे, ये एसेट आ जाएगी ट्रेजरी बिल्स। जैसे आरबीआई में हमारा बैंक है, तो वो क्या करता है, जैसे यूएस के ट्रेजरी बिल्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो खरीद लेगा वो, ठीक है। वो एक टाइप की हमारे लिए मतलब कि हम क्या को बोल सकते हैं, ये भी वो भी एक टाइप की हमारे लिए एसेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेजरी बिल्स 1 साल या 1 साल से कम ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज के और वीक्स के भी होते हैं, ठीक है। तो आई समझ, मिटा दूँ। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का दूसरा पार्ट है गोल्ड। अब गोल्ड आपको पता है, गोल्ड इंडिया इंपोर्ट कितना करता है, ठीक है। तो गोल्ड जो है इंडिया के पास लगभग 700 प्लस टन है, ठीक है। तो गोल्ड भी काफ़ी सारा है इंडिया, और ये भी किसके पास है, आरबीआई की देखरेख में, ये भी आरबीआई की देखरेख, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व का पहले नंबर पर क्या आया, पहला नंबर पर क्या आया, पहले नंबर पर कौन सा पार्ट है फॉरेक्स रिजर्व का, यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट। तो दूसरे नंबर पर कौन आया, गोल्ड। तो ये गोल्ड भी इसका पार्ट है, किसका, फॉरेक्स रिजर्व का, ठीक है। आई समझ, तो गोल्ड भी इसका पार्ट है। तो ये आपको पता है गोल्ड जो है वो कितना, मतलब कि लगभग इतना सोना जो है हमारे पास इस वक्त हमारे रिजर्व में है, ठीक है। तीसरा नंबर जो है वो है आपका किसका आता है, हमारा SDR, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब इसको समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि अब जब इसकी बात करेंगे, ये कौन सा राइट है जो हमारे पास बीइंग एन IMF मेंबर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, ये मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसके हम पार्ट हैं, जब इसके पार्ट बनते हैं तो एक कोटा अलॉट करता है, ये क्या अलॉट करता है, कोटा, ठीक है। और वो कोटा कौन डिसाइड करता है, IMF, ठीक है। IMF के जो भी होंगे मेंबर, ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे, बोर्ड डिसाइड करेगा। तो अब ये कोटा डिसाइड किया जाता है, इसके लिए क्राइटेरिया अलग है, यानी कि आपकी इकोनॉमी का साइज देख के, आपकी इकोनॉमी का साइज, अब इंडिया 5वें नंबर पर है या 6वें नंबर पर, 6 नंबर पर है, तो उसके हिसाब से कोटा अलॉट किया जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी का साइज के उसके हिसाब से। वोटिंग राइट्स, यानी कि वोटिंग राइट्स। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को, वोटिंग राइट्स ध्यान से सुनना, बताता हूँ मैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो जितना कंट्रीब्यूट करोगे आप, यानी कि एक कोटा है, ठीक है। अब कोटा है, अब टोटल जो फंड होगा, टोटल फंड सपोज करो 100 रुपये है, मान के चलो 100 रुपये है, यानी टोटल IMF का जो फंड है, क्योंकि फंड कहाँ से आता है कि ये सारा जो मेंबर्स जो होते हैं IMF के, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड को। सपोज करो अगर उसकी वैल्यू 100 SDR है, तो इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, डॉलर में। तो अगर हम बात करें 1 SDR जो है हमारा, उसकी लगभग वैल्यू है, यानी कि ये एवरेज इसको वेटेज दी जाती है, यानी कि 5 करेंसी जो मार्केट में है, जो मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, ये चाइना की है, ये लास्ट में है, इसको दिया गया था दर्जा करेंसी का, क्योंकि मार्केट एक्सपोर्ट इसका कितना था उसके हिसाब से मार्केट में सर्कुलेशन कितनी थी। अच्छा, उसके बाद रेनमिनबी, उसके बाद येन जापान की, और फाइनली कौन सी थी, पाउंड स्टर्लिंग, तो ये यूके की, उतार लो उसको। अच्छा, अब 1 SDR लगभग है 1.42 डॉलर का। तो आप इसको अगर सपोज करो इसका 100 रुपये फंड है, अगर हम लगाते हैं, सपोज करो इसको $100 ही लगा देते हैं, यानी कि हमारे पास $100 क्या है, यानी कि $100 हमारे पास क्या पड़ा है, फंड पड़ा है, ठीक है। तो अब इंडिया का कोटा इसमें से आ गया 2.7% लगा दो, इतना ही होगा लगभग। अब जितना इसका कोटा होगा,
2.7% इसका कोटा होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, यानी कि इसका कोटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वोटिंग राइट्स। यानी कि जितनी ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन होगी तो उतनी ही ज़्यादा, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, वोटिंग स्ट्रेंथ, यानी कि वोटिंग शेयर के ऊपर। जितना ज़्यादा, अब ये रिव्यू हमारा होगा, नेक्स्ट रिव्यू होगा हमारा इसका शेयर का 2023 में। अभी तो इंडिया ने बोला था, लेकिन इंडिया का जो शेयर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया बोल रहा था, इंडिया काफ़ी वोकीफेरस था इस चीज़ को लेके कि मुझे वोटिंग शेयर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये 2023 को होगा रिव्यू, ठीक है, 2023 को। अच्छा, आई समझ। अच्छा, ये आ गया आपका SDR। और SDR याद रखना, ये 5 करेंसीज जो हैं, ये वाली 5 करेंसीज, इनको मद्देनजर रखते हुए ये एवरेज, यानी कि इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, आई समझ इनको। अच्छा, क्योंकि ये बास्केट ऑफ करेंसीज जो हैं, इनको बोलते हैं बास्केट ऑफ करेंसीज, और ये 5 है, ठीक है। अच्छा, और कोटा के लिए भी क्राइटेरिया होता है, याद रखना, कोटा के लिए भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और कोटा क्या है, कोटा भी देख लो। कोटा के बारे में बता देते हैं। कोटा क्या है, ध्यान से सुनना। कोटा मीन्स कि कोटा में 25% हिस्सा जो होता है और 75% हिस्सा जो होता है, ध्यान से देख, 25% जो है वो आपने SDR के फॉर्म में मतलब कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होता है, या फिर फ्रीली यूसेबल करेंसीज, जो 5 करेंसी मैंने नाम लिया, ठीक है, फ्रीली यूसेबल करेंसीज के फॉर्म में आपने यहाँ पे जमा करवा सकते हो। 25%, 70 आपका, या तो आप अपनी रुपये के फॉर्म में जो आपका मतलब कि आपकी जो नेशनल करेंसी है रुपये, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये, या जिसको GSEC भी बोलते हैं, ठीक है, GSEC। अच्छा, तो ये आ गया, यानी कि 70 कोटा का 75% हिस्सा जो है आपने रुपये के फॉर्म में, ठीक है, जितना भी आपका कोटा अलॉट हुआ होगा, जितना भी होगा, जितने भी SDR आपको अलॉट हुए होंगे तो उसके हिसाब से, ठीक है, यानी कि जितना भी कोटा अलॉट किया होगा तो उसका 75% आपका ये होगा, 25% ये होगा, ठीक है। और ये या तो SDR फॉर्म में या फिर फ्रीली यूजेबल करेंसीज के फॉर्म में। अच्छा, ओके, चलिए आगे लास्ट पॉइंट। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपका पूरा, जो और भी मतलब काफ़ी सारे उसमें 10-12 कंसेप्ट होंगे जो आपको बताने हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लास्ट, जो चौथा कंपोनेंट है, वो है RTP, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रिजर्व ट्रांच पोजीशन इन IMF। अब ये ट्रांच पोजीशन क्या होती है, ट्रांच पोजीशन यानी कि ट्रांच पोजीशन क्या है, जैसे बीइंग ए मेंबर ऑफ द IMF, तो क्या है कि जैसे मैंने कोटा के बारे में आपको बात की, ये पोजीशन जो है, जैसे 25% मैंने आपको कहा कि आपका क्या होता है, 25% आपका SDR फॉर्म में या फिर किसके फॉर्म में होता है, फ्रीली यूजेबल करेंसी, जो 5 करेंसी मैंने आपको बताई। अब कोटा में जो 75% होता है वो आपका होता है आपकी जो जिस कंट्री की बात कर रहे हैं हम, जो भी कंट्री होगी, तो उसका जो 75% जो होता है वो उसका उस कंट्री की करेंसी में होता है यहाँ पे जमा, ठीक है। तो होता क्या है, ये ट्रांच पोजीशन क्या है, यानी कि आपकी टोटल होल्डिंग्स में से अगर आप निकाल दें ये, तो पीछे क्या बच जाता है, ये टोटल होल्डिंग जितनी भी होगी 100, 200, तो उसका 75% आप अगर आप निकाल दें तो पीछे ये बच जाता है, तो ये आपकी ट्रांच पोजीशन होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व ट्रांच। क्या बोलते हैं, रिजर्व ट्रांच। और जब आप इसको इमरजेंसी के टाइम, जब कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है, करेंसी या कोई क्राइसिस आ जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको मार्केट में, तो पैसा लेना है देना है जो भी है, तो आप इसको ले सकते हो विदाउट एनी फी, विदाउट एनी सर्विस फी, या सर्विस चार्ज बोल सकते हैं, विदाउट एनी सर्विस फी, बिना कोई सर्विस फी पे की हो, ठीक है। और ये, हाँ, एक चीज़ है, अगर आप लेते हो इससे एक्सीड करके, यानी कि अगर आपने लेना है पूरा 100%, यानी कि आने का मतलब, अब ये भी बीच में आ गया, अब इससे अमाउंट अगर एक्सीड हो जाता है तो वो
किस में फॉल कर जाता है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्रेडिट ट्रांच में। किस में, क्रेडिट ट्रांच में। और वो आपको इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है, और वो ये वाला अमाउंट, यानी कि इस पर तो कोई नहीं लगेगा बट इस अमाउंट पर लगेगा। तो ये जब आपने 100% लेना तो उस पर लगेगा क्या, क्या लगेगा, इंटरेस्ट, और उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांच। तो ये हिस्सा 100% अगर आपने लेना है तो इस पर लगेगा इंटरेस्ट और इसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांच। ठीक है, यानी क्रेडिट ट्रांच। तो ये था फ्रेंड्स आज फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। तो और भी अच्छे सारे वीडियो देखने के लिए, काफ़ी सारे मैं हर एक सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन कंसेप्ट्स जो हैं आपको नए नए चीज़ें, नई नई मतलब कि सब्जेक्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बताता जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।